Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss formation of a company. कंपनी फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ का. इसमें हम लेटेस्ट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे एंड जो हमारा अब की जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, जो ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी की फॉर्मेशन में क्या क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का मीनिंग क्या है. जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है ये एक एक्ट है या फिर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक बिजनेस एंटिटी को एस्टेब्लिश करते हैं जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. देखिए, सबसे बड़ी बात, कंपनी का मेन फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि इसे हर टाइप की बिजनेस फॉर्म से अलग करता है. सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, उसमें जो ओनर्स होते हैं और जो एंटिटी है, जो पार्टनरशिप एंटिटी है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो और जो ओनर है वो दोनों सेम होते हैं. लॉ की आइज में वो दोनों सेम है, लेकिन एक कंपनी एक इकलौती फॉर्म है जिसके अंदर जो ओनर होता है एंड जो एंटिटी है, जो कंपनी है, वो दोनों डिफरेंट कंसिडर होते हैं. इट मीन्स जब हम किसी नई बिजनेस एंटिटी को एज अ सेपरेट और लीगल एंटिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी हम उसका एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फॉर्मिंग अ कंपनी. इसका मतलब है कंपनी की फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं. It signifies the point at which a business comes into existence as a recognized legal entity with its own rights, responsibilities and identity. Formation of a company ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक बिजनेस अपनी एग्जिस्टेंस में आता है और एक रिकॉग्नाइज्ड लीगल एंटिटी बनता है. मतलब एक ऐसा बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है जिसकी अपनी पहचान है लॉ की आइज में, उसके अपने राइट्स हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो अपने बिहाफ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ करेगा, अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुद अपनी एसेट्स को ओन करेगा. जो भी कंपनी के फीचर्स हैं वो सारे हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि कंपनी जो है ये सारे काम करेगी, खुद अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करेगी, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी के नाम पे एसेट्स ओन करी जाएंगी. तो इसे हम बोलते हैं कंपनी की फॉर्मेशन. फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ स्टेजेस को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट स्टेज होती है प्रमोशन की, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज. ये दोनों जो स्टेजेस हैं ये हर कंपनी के लिए होती हैं, वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. लेकिन अब जो नेक्स्ट टू स्टेजेस हैं, दीज आर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज. ये दोनों स्टेजेस ओनली पब्लिक कंपनी के केस में होते हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में दोनों स्टेजेस नहीं होती हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रिक्विस्टीज को देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लीगल पर्पज. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कंपनी जो है वो किसी भी लीगल पर्पज़ के लिए फॉर्म करी जा सकती है. इसका मतलब क्या है, अगर हम कंपनी को फॉर्म करें तो हमारा जो पर्पज़ है वो लीगल होना चाहिए. इलीगल पर्पज़ के लिए हम कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते. लीगल पर्पज़ हमारा होना ज़रूरी है. जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम बिज़नेस को जो है ऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक किडनैपिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग कंपनी को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, हम लोग कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते हैं. अगर हम पब्लिक कंपनी को फॉर्म करना चाह रहे हैं तो हमें 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 7 पर्सनस होने चाहिए. अगर हम प्राइवेट को फॉर्म करने जा रहे हैं देन वी नीड 2 पर्सनस एंड इफ़ वी आर गोइंग टू फॉर्म अ 1 पर्सन कंपनी देन वी नीड ओनली 1 पर्सन. ये जो पर्सन है ये कौन है, ये कंपनी के मेंबर होते हैं जो कंपनी के MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करेंगे और जिसके बाद ही जो है हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं. इन पर्सनस को हम लोग बोल सकते हैं ये कंपनी की फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल असेंशियल होते हैं. अगर 7 पर्सनस नहीं है एज अ मेंबर एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए तो हम लोग पब्लिक कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते. अगर 2 पर्सन नहीं है तो हम लोग प्राइवेट कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते. टाइप्स ऑफ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड. हम मेनली 3 टाइप्स की कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं अंडर सबसेक्शन 1. अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक ऐसी कंपनी जिसकी जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, वो
उसके शेयर्स के थ्रू लिमिटेड है। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी के थ्रू कंपनी की जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। एंड एक कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो हम लोग मेनली जो तीनों कैटेगरीज हैं उन तीनों ही कैटेगरी वाली कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। देन कमिंग टू द स्टेजेस हमने पढ़ी थी जब हमने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। प्रमोशन स्टेज होती है, रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज होती है। सो सबसे पहली स्टेज होती है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज जो है कंपनी फॉर्मेशन की, मैंने आपको बताया सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें बिजनेस आइडिया कंसीव करता है। मतलब या तो एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन कोई भी बिजनेस आइडिया कंसीव करता है और उसके बाद वो कुछ स्टेप्स लेता है कि मुझे इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना है और इस आइडिया के थ्रू मुझे एक कंपनी को फॉर्म करना है। और वो ट्राई करता है कि जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो ये कंपनी को एस्टेब्लिश करने की अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको एक्सप्लॉइट करूं, मतलब मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूं। जो बिजनेस आइडिया है वो एक पर्सन को भी आ सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को भी आ सकता है और वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड किसी कंपनी को भी आ सकता है। अगर ये जो पर्सन है या फिर जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो कंपनी है, अगर वो प्रोसीड करती है इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, एक कंपनी को फॉर्मुलेट करने के लिए, तब हम इन्हीं को प्रमोटर बोलते हैं। आगे डिटेल में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रमोटर होता है, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन। प्रमोटर कौन होता है? एक पर्सन होता है हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92। एक ऐसा पर्सन जिसको कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में या फिर जो एनुअल रिटर्न है, जब कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है, फिर कोई भी अपनी रिपोर्टिंग करती है एनुअली लीगल पर्पस से, किसी भी पर्पस से, तो वो अगर उस पर्सन को एज अ प्रमोटर डिस्क्लोज कर रही है पब्लिकली, देन वो पर्सन जो है वो कंपनी का प्रमोटर माना जाएगा। Who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise। एक पर्सन जो कि कंपनी की अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। एज अ शेयर होल्डर वो कंट्रोल कर सकता है, एज अ डायरेक्टर वो कर सकता है, फिर वो किसी और तरीके से कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो हम उसको प्रमोटर बोलेंगे। देन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। जिसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो काम करते हैं। ये तीनों की तीनों ही जो कंडीशंस हैं वो प्रमोटर को फॉलो करनी जरूरी है। अगर एक ही कंडीशन को फुलफिल करता है देन हम उसको प्रमोटर नहीं बोलेंगे। तीनों की तीनों ही जरूरी कंडीशन है, तीनों की तीनों ही फुलफिल करनी उसको जरूरी है अगर हम किसी को प्रमोटर बुलाना चाह रहे हैं। जो प्रमोशन स्टेज है उसमें भी फर्दर कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट होता है आइडिया जनरेशन। हम डिटेल में जा रहे हैं प्रमोशन स्टेज की। आइडिया जनरेशन का मतलब होता है सबसे फॉरमोस्ट एक्टिविटी होती है जिसमें जो प्रमोटर है, मतलब जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो पर्सन है, उसके माइंड में आइडिया आता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आइडिया आता है कि मैं इस आइडिया के थ्रू एक बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ। लाइक कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का आइडिया आ सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने का आइडिया आ सकता है, या फिर जो ऑलरेडी अवेलेबल सर्विसेज हैं, ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनको किसी नए तरीके से प्रोड्यूस करने का, किसी नए चैनल के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, कैसा भी आइडिया आ सकता है। किसी भी टाइप का आइडिया यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी एंटिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ है वो फिजिबल है क्या नहीं, मतलब वो प्रॉफिटेबल है क्या नहीं। अब हमारे माइंड में हम चलते फिरते उठते बैठते बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन क्या हम उन सभी को बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है वो चेक करेगा कि जो मेरे माइंड में आइडिया आया है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दूँ, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है उसमें भी फर्दर बहुत टाइप की स्टडीज़ हमें करनी होती हैं। सबसे पहले होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं, मतलब कि जो आइडिया है वो टेक्निकली
पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब किसी के माइंड में लाइक हमारे कॉलेज में हमारी एक्टिविटी थी प्रोडक्ट, हमें कोई नया प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशंस देनी थी, तो हमारे माइंड में आइडिया था कि हम कुछ ऐसी मशीनरी के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें जो पेपर है, जो हम जनरल पेपर यूज़ करते हैं, उससे जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली मशीनरी के थ्रू इरेज हो जाएंगे। जो हमने पेन से लिखा है वो इरेज हो जाएगा और हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं है इन माई नॉलेज। सो ये जो आइडिया है वो फिजिबल नहीं है। अब किसी के माइंड में ऐसा ही कुछ आइडिया है तो वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है। अगर उसको फिजिबल करना है, उसको पॉसिबल करना है, देन उसको मशीनरी इन्वेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट। आई थिंक इफ़ यू डोंट हैव मनी देन आई डोंट थिंक यू कैन एस्टेब्लिश अ कंपनी। सो यहाँ पे जो पर्सन है, जो प्रमोटर है, उसको चेक करना पड़ेगा कि जो आइडिया है वो फाइनेंशियली फिजिबल है क्या नहीं। क्या मैं इतने फंड्स अरेंज कर सकता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर सकूँ, इस कंपनी को चला सकूँ, इस कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकूँ। अगर फंड्स नहीं है तो भी जो है आइडिया जो है वो फेल हो जाएगा। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, उसके लिए आपके पास पैसा भी है, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं देने वाला है तो आप क्यों उसमें पैसे लगाओगे। तो मतलब कि जो प्रोजेक्ट है उससे आपको प्रॉफिट होने वाला है या नहीं, ये आप चेक करोगे। नेक्स्ट इज फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू MOA। जो MOA होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट होती है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 की, कि अगर आप पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने जा रहे हैं देन यू नीड 7 पर्सन्स, प्राइवेट को फॉर्म करने जा रहे हैं देन यू नीड 2 पर्सन्स, एंड इफ़ यू आर फॉर्मिंग अ 1 पर्सन कंपनी देन यू नीड 1 पर्सन। ये जो पर्सन होते हैं कंपनी के मेंबर्स होते हैं जो MOA को साइन करते हैं, इनकी तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्रमोटर होता है वो इन पर्सन्स को सेट करता है, इन पर्सन्स को डिसाइड करता है कि ये जो है ये मेरी कंपनी के MOA को साइन करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम सबसे पहले डायरेक्टर बनेंगे, उनको भी यहाँ पे सेट किया जाता है, मतलब डिसाइड करा जाता है ये पर्सन होंगे, और उनकी रिटर्न कंसेंट ली जाती है एज ए डायरेक्टर, और ये भी कंसेंट ली जाती है कि वो अपने क्वालिफिकेशन शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। बट जनरली अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वही कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं और वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज रेजिंग इनिशियल कैपिटल एंड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर हम कंपनी को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करना पड़ेगा, हमें अपना एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो प्रमोटर होता है वो इन फंड्स को कलेक्ट करता है, जो इनिशियल कैपिटल होती है उसको कलेक्ट करता है, जो रिसोर्सेज होते हैं लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी वगैरह, उनको कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे वो बहुत सारे वेज के थ्रू ऐसा कर सकता है, लाइक बूट स्ट्रैपिंग है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू है, एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू है, वेंचर कैपिटल है, क्राउड फंडिंग है, बैंक लोन है, किसी भी तरीके से जो प्रमोटर है वो इनिशियल कैपिटल और जो रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करेगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट जो है, अगर हम किसी भी टाइप की बिजनेस एंटिटी को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जो प्रमोटर है उसको मेनली जो है कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है, मर्केंटाइल बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी हेल्प उसको लेनी पड़ती है, जिनको उसको अपॉइंट करना पड़ता है, जो उसको कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी उनको फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। सो जो प्रमोशन स्टेज उसमें हमने सबसे पहले तो यही किया कि हमने आइडिया अपना कंसीव करा है, कि प्रमोटर ने एक आइडिया निकाला है। अब उसके बाद हमने आइडिया की फिजिबिलिटी को चेक करा है, फिर हमने कुछ कंपनी के फॉर्मेशन में जो प्रिक्विस्टीज़ हैं, जो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए पहले से तैयारी करी है कि ये जो पर्सन है ये MOA को साइन करेंगे, ये जो पर्सन है ये फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे कंपनी के, एंड हमने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर लिया, उनके साथ हमने डील कर ली है कि ये हमारी हेल्प करेंगे। उन्होंने अभी कुछ नहीं किया है, हमने जस्ट उनको अपॉइंट करा है। देन रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होता है।
यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो प्रमोटर होते हैं वो अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी का नाम, उसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के को सबमिट कराते हैं एंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ऑब्टेन करते हैं। अब जब हम धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे तब आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये डायग्राम आपको याद रखना है। रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन को भी हम एक सेपरेट प्रोसेस की तरह डील कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है नेम ऑफ द कंपनी की, यहाँ पे आप नेम का अप्रूवल लोगे। देन ऑब्टेनिंग DIN एंड DSC, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डिजिटल सिग्नेचर। हम इनको पॉइंट टू पॉइंट याद करने वाले, पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं, आगे हैं इनके नोट्स। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ MOA, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको आपको प्रिपेयर करना है। देन आपको AOA को प्रिपेयर करना है। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कुछ और सर्टेन डॉक्यूमेंट है लाइक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय मेंबर्स एंड इनिशियल डायरेक्टर्स। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ जो है एप्लीकेशन देनी है हमें ROC को। देन जो ROC है वो इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा और सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा और जो कंपनी है वो उसको एक CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलॉट होगा और जो कंपनी है वो NSDL से अपना पैन और टैन नंबर भी ऑब्टेन करेगी। सो अब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नेम ऑफ द कंपनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनरली जो है एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि कंपनी जो है अपना नेम कैसे ऑब्टेन करती है। जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास एक टाइप से हम बोल सकते हैं खुली छूट होती है, वो कंपनी का कोई भी नाम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 इससे डील करता है। इसके लिए क्या करना होता है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हो, जो कंपनी को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उनको सबसे पहले जो है जो चूजन नेम है, उन्होंने कुछ भी नेम डिसाइड करा है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी MCA के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे। MCA होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू जो है कंपनी जो है फॉर्म होती हैं। मतलब आप ऑनलाइन ही जो है कंपनी की फॉर्मेशन का सारा काम कर सकते हो बिकॉज ऑफ MCA। इसमें जो आपका ROC है और भी जो कंपनी से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो सारे के सारे जो है मिलके काम करते हैं। मतलब पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ROC के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करना तो आप ROC के पास जाओगे, नहीं, आप MCA के थ्रू ही जो है ROC का काम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है वो चेक करेगा या फिर जो भी पर्सन है वो चेक करेगा कि जो नाम हमने चूज़ करा है वो अवेलेबल है या फिर नहीं। देन उसके बाद वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा MCA को, उसके ऑनलाइन पोर्टल पे वो फॉर्म फिल करेगा। इस फॉर्म का नाम है RUN, रन फॉर्म जो है वो उसको फाइल करेगा। इस रन फॉर्म के अंदर, RUN फॉर्म के अंदर जो है उसको 2 नाम वो रख सकता है। फर्स्ट नाम उसकी पहली प्रेफरेंस की, मेरे को ये नाम चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है देन सेकंड वन, तो 2 प्रेफरेंस यहाँ पे वो रख सकता है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में कि फर्स्ट वाला देन सेकंड वाला। और यहाँ पे इस RUN फॉर्म के अंदर, जिसको हम जनरली रन फॉर्म भी बोलते हैं, रन फॉर्म के अंदर उसको बिजनेस एक्टिविटीज़ अपनी मेंशन करनी पड़ती हैं, जो भी उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, एंड उसकी टाइप ऑफ एंटिटी क्या है, किस टाइप की बिजनेस एंटिटी वो है, वो उसको जो है बताना पड़ेगा। देन जो ROC है, मैंने बोला ना MCA एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपको ROC के पास नहीं जाना, आपको MCA के ऊपर ही सारा काम करना है। जो ROC है वो MCA का एज अ पार्ट इस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, चेक करेगा और देखेगा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लीट कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका जो नाम है वो अप्रूव हो जाएगा कि इस नाम की कंपनी है। मतलब एक टाइप से ही नाम जो है आपने बुक करा लिया है। देन obtaining DIN and DSC. DIN means डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड DSC डिजिटल सिग्नेचर। जो भी पर्सन कंपनी के इनिशियल डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं उनको जो है DIN नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड डायरेक्टर्स को भी और मेंबर्स को भी।
जो DIN है वो ओनली डायरेक्टर्स के लिए है, और डायरेक्टर्स और मेंबर्स दोनों को ही DSC की रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें पता है सारा का सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो MOA होता है, वो सारा वो हमारे ऑनलाइन साइन होते हैं। तो ऑनलाइन साइन के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए भी उनको MCA पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को DIR 3 फॉर्म के थ्रू ऐसा करना होता है। एंड जो DSC है वो हमें कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA के थ्रू मिलता है। अगर हम जनरली भी अगर हमें DSC की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें CCA से जो हमारा DSC है वो मिलता है। तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स दोनों ही CCA से अपना DSC ऑब्टेन करेंगे, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होंगे, जो भी ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, उसमें उनके सिग्नेचर DSC ही जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ MOA सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। MOA तो मस्ट होता है। तो कंपनी को जो है MOA अपना बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी थिंग्स होती हैं, लाइक उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे रहने वाली है, उसकी कैपिटल कितनी है, किस टाइप के शेयर्स के अंदर कैपिटल जो है डिवाइडेड है, वगैरह वगैरह। जो मेमोरेंडम होता है वो कंपनी का मोस्ट असेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। इसके बिना कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। सेक्शन 4 में इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि कैसे मेमोरेंडम को डिज़ाइन करा जाएगा, कैसे मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करा जाएगा। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो सब्सक्राइब्ड भी होना जरूरी है। जो मैंने आपको मेंबर्स बताया था, जो पब्लिक कंपनी के केस में 7, प्राइवेट के केस में 2 एंड 1 पर्सन के केस में 1, वो इस मेमोरेंडम को साइन करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन टू ROC अलॉन्ग विद दीज डॉक्यूमेंट। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है एप्लीकेशन देनी होती है ROC को कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के वो ROC के साथ फाइल हो जाने चाहिए, जिसकी जुरिडिक्शन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आता है। मतलब कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ से कंपनी अपने बिजनेस को रन करेगी वो किस एरिया में है, उस एरिया का जो ROC है उसके पास डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। मतलब अगर किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है तो दिल्ली के ROC के पास जो है उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, वो जो है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के अंदर अपना काम करेगा। देन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज A स्टेट करता है कि जो कंपनी का मेमोरेंडम है एंड जो कंपनी का आर्टिकल है वो कंपनी के मेंबर्स से ड्यूरी साइन होकर जाएगा। सेक्शन 7B सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज B स्टेट करता है कि एक डिक्लेरेशन किसी एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से और किसी कंपनी सेक्रेटरी से जो कि प्रैक्टिस में है, जिसने कंपनी के फॉर्मेशन में हेल्प करी है, उसके थ्रू एक डिक्लेरेशन जाएगी। डिक्लेरेशन में जनरली होता ये है कि ये वो डिक्लेयर करते हैं कि जो कंपनी है उसने सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करा है, जो MOA AOA जो ड्राफ्ट करा गया है वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज C स्टेट करता है कि एक एफिडेविट जाएगा हर सब्सक्राइबर की ओर से जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा, मतलब जो मेंबर्स हैं उनकी ओर से और जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनकी ओर से, कि उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, कोई भी क्राइम नहीं किया है, कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड, कंपनी की फॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड, किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने कोई भी कभी भी कुछ भी क्राइम नहीं किया है, उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ है और उन्होंने कभी भी अपनी ड्यूटी को जो है ब्रेक नहीं किया है इस एक्ट के अंडर भी और जो पहले का कोई भी एक्ट था उसके अंडर भी। मतलब उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है पिछले 5 सालों में। और वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि जो रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट जो है फाइल कर रहे हैं हम, उसमें जो इंफॉर्मेशन है जो आने वाली कंपनी है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है और हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो बेस्ट है।
एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस, एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ से जो कंपनी है वो अपनी ऑफिशियल मेल्स को रिसीव करेगी। जो भी लीगल अथॉरिटीज़ हो, जो भी लीगल बॉडीज़ होती हैं, उनको कंपनी के कोरेस्पोंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि कहाँ पे वो जो है कंपनी को नोटिस वगैरह जो है लीगल कुछ भी जो है नोटिस है, कुछ भी रिपोर्ट है, शेयर करेंगी। तो उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 subsection 1 clause D, the address of correspondence for a company typically refers to the official mailing address where the company can receive communication and correspondence, कि जहाँ से कंपनी जो है वो ऑफिशियली कम्युनिकेट करेगी वो कंपनी का एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। जो कंपनी होती है उसको अगर उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं करा है तब भी उसको अपना एक मेलिंग एड्रेस जो है वो स्टेट करना ज़रूरी होता है। उसके साथ नेक्स्ट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ई, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा, उनकी डिटेल्स सारे के सारे, उनके पर्टिकुलर्स ऑफ नेम, उनका सरनेम क्या है, उनका फैमिली नेम क्या है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनके रिगार्डिंग जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो सारा का सारा जो है डॉक्यूमेंट होके आरओसी के पास जाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज एफ स्टेट करता है कि जिन भी पर्सन्स को कंपनी के आर्टिकल्स में एज अ फर्स्ट डायरेक्टर मेंशन करा गया है, उन पर्सन की सारी डिटेल, उनके नेम्स, उनके सरनेम, उनके फैमिली नेम, उनका DIN नंबर, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, उनकी नेशनैलिटी वगैरह, ये सब कुछ जाएगा। एंड ऑल्सो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज जी स्टेट करता है कि जो भी पर्सन्स हैं जिनको हमने एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी मेंशन करा है, अगर उनका किसी और कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट है तो उसको भी डिस्क्लोज करना होता है उन्हें उनकी कंसेंट के साथ, ताकि जो हमारा प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसको हम फॉलो कर सकें। बेसिकली इसका यही मेन है कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और जो शेयर होल्डर्स हैं और जो भी डीलिंग पार्टीज हैं उनको पता होना चाहिए कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका किसी और बिजनेस एंटिटी में भी इंटरेस्ट है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय आरओसी। अब जो आरओसी है वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को फाइल होने के बाद चेक करेगा कि जो कंपनी है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड कर रही है, तो उसके बाद वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इसको स्टेट करता है। और इसके बाद जो कंपनी होती है हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है, कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुकी है और जो प्रपोज्ड कंपनी है, मतलब जो कंपनी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो बन चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आरओसी ये सर्टिफिकेट इशू करेगा, इसके साथ साथ कंपनी को जो है, जैसे हमारा आधार नंबर होता है, हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऐसे ही जो कंपनी होती है उसका अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उसकी अपनी एक अलग पहचान बताता है। जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो हर कंपनी का यूनिक होता है, इसमें 21 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो बताता है कि कंपनी किस टाइप की, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। जो नेक्स्ट 5 होते हैं लेटर्स वो कंपनी का इंडस्ट्री कोड बताते हैं। मतलब ऐसे ही जो है कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ही उसमें होती है। जो कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर कंपनी का यूनिक होता है, आरओसी इसको इश्यू करता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 स्टेट करता है दैट ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 2 the registrar shall allot to the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company and which shall be included in the certificate। सर्टिफिकेट जो होता है कंपनी का उसमें ही वो जो नंबर है वो इंक्लूड होता है और ये कंपनी की एक डिस्टिंक्ट एंटिटी को, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करता है कि कंपनी एक अलग पहचान है, कंपनी जो है वो डिफरेंट है।
प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 स्टेट करता है कि जो कंपनी है वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करेगी, प्रिजर्व करेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और जो है तब तक इनको प्रिजर्व करेगी जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, जब तक कंपनी जो वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेगी। Obtaining PAN and TAN from NSDL. PAN means permanent account number, tax deduction and collection account number. TAN stands for, ये दोनों के दोनों ही जो नंबर्स हैं वो कंपनी को NSDL से ऑब्टेन करने होते हैं। NSDL मीन्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथोराइज्ड है कि वो जो प्रोसेस है कंपनी की पैन एंड टैन से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको पूरा करेगी। मतलब कंपनी जो होती है उसको NSDL को अप्लाई करना पड़ता है, देन NSDL जो है वो कंपनी को पैन एंड टैन नंबर अवेलेबल कराती है, जिससे कंपनी जो है वो अपना जो टैक्स है उसको फाइल कर सके, जो TDS है TCS है वो कंपनी का कट सके। कैपिटल सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर पब्लिक कंपनी, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो कंपनी होती है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अपने सारे के सारे काम करने के लिए कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जो प्रमोटर्स होते हैं और जो पर्सन एस्टेब्लिश कर रहा है उसको अपने फ्रेंड से, फैमिली से कैसे भी करके बैंक लोन लेके पैसे अरेंज करने होते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में जो उसका मेन फीचर है वो यही है कि जो पब्लिक है वो इसके शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी। तो यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर करती है और फंड्स को अरेंज करती है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो पब्लिक कंपनी होती है उन्हें अब एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी ने जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसको वो अपना काम करना स्टार्ट कर सकती है, वो एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है, उसके बाद ही वो अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। इसके लिए उसको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट एक फुलफिल करनी होती है 90% सब्सक्रिप्शन की। मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ वो इशू करिए, ऑफर करिए पब्लिक को, उसका 90% जो है पब्लिक सब्सक्राइब करे। अगर वो इस कंडीशन को मीट नहीं कर पाती है तो वो अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट नहीं कर सकती। अब इसके भी सर्टेन तरीके होते हैं, जैसे अंडर राइटर, मतलब बाय वे ऑफ अंडर राइटर जो है जनरली कंपनी जो है वो मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑफर करती हैं। अगर हम सभी को पता है अंडर राइटर क्या करते हैं, अगर पब्लिक जो है वो उनको खुद सब्सक्राइब नहीं करते तो अंडर राइटर सब्सक्राइब कर लेता है और उसकी सिक्योरिटीज़ को आगे सेल कर देता है। तो उसके थ्रू भी जो कंपनी होती हैं, पब्लिक कंपनी होती हैं, वो एस्टेब्लिश होती हैं। लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है पब्लिक कंपनी के लिए। So thank you all. Thank you for watching the video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment. And जो notes हैं that these will be shared in the pinned comments.